और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर 24 घंटे में 3 अलग वारदातों में 5 लोगों की हत्या हुई है। दिल्ली के गोविंदपुरी में बदमाशों ने एक घर में घुसकर मां और बेटे को बेरहमी से कत्ल कर दिया और आज सुबह दोनों के लहूलुहान शव घर से बरामद हुए। तो वहीं रोहिणी में पुरानी रंजिश में 2 नाबालिगों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग एक परिवार से बदला लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां हालात ऐसे बने कि दूसरे पक्ष के ही एक नाबालिग ने दोनों की हत्या कर दी। दिल्ली में तीसरी बड़ी वारदात इंद्रपुरी में हुई, जहां एक महिला की छत से गिरकर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बाद में परिजन ने शिकायत की और पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर पति और देवर को गिरफ्तार किया। परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी बेटी को ससुराल वाले परेशान कर रहे थे और इसी दहेज की मांग के चलते बेटी को मार दिया। और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के गोविंदपुरी में एक घर के अंदर हुई मां बेटी की हत्या। इस खबर के बाहर आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका है कि बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर 42 साल की शारदा और उनके 15 साल के बेटे का मर्डर किया। दोनों घर के अंदर घुसकर हथियार से हमला किया गया। परिवार का मुखिया कल रात जब अपनी दुकान से लौटा तो उसने किचन में अपनी पत्नी और बेटे को खून में लथपथ देखा। फौरन उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने कई टीमें बनाकर हत्याकांड की जांच तेज की। परिजनों के मुताबिक घर से 10 से 12 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर गायब हैं। ये परिवार दक्षिणी पूर्वी जिले के गोविंदपुरी इलाके की गली नंबर 10 में रहता था। मृतक महिला का पति सब्जी व्यापारी है, साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाता। परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है। पिछले 15 साल से दिल्ली की गोविंदपुरी इलाके में ये लोग रह रहे थे और अचानक कल रात कोई पहुंचा और महिला और उसके बेटे की हत्या कर दी। भाई हमारा सब्जी का काम करता है। घर पे कोई था नहीं, दोनों थे, माँ बेटे दोनों थे। तो कोई बंदा आया था, भाई लूट मार से ही आया है। जब ही मारा उनने कोई पहचान लिया, तो पहले माँ को चाकुओं से मारा है, फिर लड़के को मारा है। मार के सारा जो कैश था 10-12 लाख रुपए वो ले गए। जो सोना चांदी जो ज्वेलरी थी वो सारा ले गए। अभी ये तो पता लगेगा जी आगे था कौन। ये कब से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ करीब इन्हें 15 साल हो गए रहते हुए। अपना खुद का मकान है। कोई ये नहीं किसी से, जहाँ तक है किसी से कोई दुश्मनी नहीं जी, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं, सबसे मिल के रहते थे, निरंकारी थे। भाई आया भैया लगा के तो उन्हें गेट खड़खड़ाया तो गेट। राजधानी दिल्ली में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से यहां डबल मर्डर से सनसनी है। रोहिणी में अमन विहार इलाके में खूनी संघर्ष के दौरान 2 नाबालिगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान जॉनी और मयंक के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि जॉनी और मयंक अपने साथी दिनेश के साथ अमन विहार इलाके पहुंचे, जहां तीनों रितेश नाम के युवक की तलाश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनका दूसरे पक्ष से विवाद हो गया। आरोप है कि जॉनी और मयंक ने एक महिला और उसके बेटे पर हमला कर दिया था। वारदात को अंजाम देकर जब आरोपी मौके से भागने लगे तो महिला का बेटा और कुछ लोगों ने आरोपियों का पीछा किया। इसी दौरान भागते वक्त आरोपियों के हाथ से चाकू गिर गया और पीछा कर रहे नाबालिग ने चाकुओं से मयंक और जॉनी के ऊपर हमला कर दिया। वारदात के बाद घायल हमलावरों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। मयंक का हमारा भांजा है जिसका मर्डर हुआ है। हमें नहीं पता किसने किया, कैसे किया, क्यों किया। हमें तो बस खबर मिली थी फ़ोन पे कि उसकी कहीं पे चोट वोट लग गई है, बस इतना पता है। बाकी उसके बाद संजय गांधी अस्पताल गए, वहाँ जाके पता लगा कि उनका पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, बस इतना पता है। थाने में गए थे, SHO साहब जो हैं वो कर रहे हैं अपनी इंक्वायरी, जो भी उनके पास आएगा वो बताएंगे। वो नहीं पता है, कोई लेडीज आई थी एरिया में, नाम पूछते ही जोनी का घर कौन है, मेरे चाचा का लड़का हूँ। तो दुकान पे कोने पे दुकान है, वो दुकान वाले से पूछ रही थी। दुकान वाले ने हमारे को बताई कि जोनी है, ऐसे ऐसे कोई लेडीज ढूंढ रही थी इसको, और उसकी संजय गांधी में चाकू वाकू मार रखे, वो संजय गांधी में। तो हम संजय गांधी हॉस्पिटल आए तो यहाँ आके देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी और पुलिस वाले लेके आए थे उसको। पुलिस वालों से पूछताछ करी हमने कि सर ये कहाँ कैसे घटना हुई, किसने मारा, तो वो ये बोल रहे कि अभी कुछ पता नहीं है। सेक्टर 20 के पास में अमन विहार एरिया, वहाँ पे ये घटना हुई है। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से है, जहां पर दहेज हत्या का मामला सामने आया। दिल्ली की इंद्रपुरी इलाके में दहेज की मांग को लेकर एक महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति और देवर को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति समेत परिवार के 3 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 18 मई को होली चौक के दासघरा गांव क्षेत्र से पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें एक महिला की बिल्डिंग से गिरने की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस घायल महिला को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जब परिवार से पूछताछ की गई तो तमाम बातें सामने आई, जिसमें दहेज उत्पीड़न की बात भी सामने आई। उसके बाद महिला के आरोपी पति और भाई को गिरफ्तार किया गया। तो सर ये 18 तारीख की बात है, करीबन 9:55 पे मेरी बड़ी दीदी के पास कॉल आया था मेरी बहन के फ़ोन से कि भाई दीदी मेरे को बचा लो, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं और मैं बच नहीं पाऊंगी, मेरे को ये मार रहे हैं और आखिरी बार बस मेरी पापा से मेरी बात करा दो, मैं मिलूंगी नहीं दीदी, ऐसे करके उन्होंने बोला और झटपटा से एकदम फ़ोन छीन गया उनका ऐसा। और उसके बाद में जब हमने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लगा, उनका नंबर ही नहीं लगा और ना तो उनके पति को भी कॉल करा, देवरों को भी, उन्होंने किसी ने उठाया नहीं। उठाने के बाद जब वहाँ से उसी के जस्ट 7 या 8 मिनट बाद हमारे पास कॉल आता है उसके देवर का कि तुम्हारी बहन छत से गिर गई। काफ़ी हम उसी टाइम रास्ते में ही थे जब हमारी बहन ने हमें कॉल किया था। जब हमने पहुँचे वहाँ पे देखा हॉस्पिटल में जाके, हॉस्पिटल में हमें मिलने नहीं दिया गया। हम हॉस्पिटल में गुहार लगाते रहे, हमें एक बार हमारी बहन से मिला दो, किसी ने नहीं मिला। और इला काज़मी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इला, राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो 2 जगह तो डबल मर्डर से सनसनी है, वहीं एक जगह दहेज दानवों का रूप देखने को मिला है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या-क्या अपडेट है तीनों ही मामलों में? जी मैं बिल्कुल बता दूं आपको ज्योत्सना कि यहाँ पर अगर देखा जाए दिल्ली में तो पिछले 24 घंटे में 6 मर्डर के मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक डबल मर्डर का मामला भी है, जिसमें एक माँ और बेटे की हत्या कर दी गई है बेरहमी से। इसमें पुलिस जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है और साथ ही साथ जो अज्ञात हमलावर हैं उनको ढूंढ रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो तलाश रही है। और अगर बात करी जाए इंदरपुरी डाउरी केस की तो उसमें भी पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की जा रही है। अब गोविंदपुरी में भी हमने देखा है कि किस तरह से इस माँ और बेटे दोनों का मर्डर किया है। माँ का नाम शारदा है जिनका उम्र 42 साल है और जो बेटा है उसका नाम वो 15 साल का है। और वो उसके पिता जब काम करने गए थे, व्यापार करने गए थे, तब जब वो घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि इन दोनों को कत्ल कर दिया गया है, किसी धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया है। और उसके बाद आनन फानन में पुलिस को जब जानकारी दी गई तो पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद अभी जो अज्ञात हमलावर हैं उनकी तलाशी जारी है। और शुरुआती जांच में ये लूटपाट की घटना नजर आ रही है, लेकिन सुरक्षा पर खड़े सवाल उठ रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो मर्डर के मामले हैं वो हर दिन नजर आते हैं। और यही कारण है कि पुलिस सब इन मामलों में मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है, पूरा पता लगाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए इला। बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में आज फौल्ता विधानसभा में वोट डाले जा रहे हैं। 29 अप्रैल को यहां वोटिंग हुई थी, लेकिन तब चुनाव आयोग को बहुत सारी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद 2 मई को चुनाव को रद्द कर दिया गया और एक बार फिर से यहां चुनाव करवाया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही फौल्ता विधानसभा में कड़ी सुरक्षा के बीच 285 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस सीट पर 2,35,000 से ज्यादा मतदाता कुल 6 उम्मीदवारों को इस वक्त चुनेंगे या उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि इनमें से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन उनके इस ऐलान से वोटिंग प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ईवीएम में उनका नाम बतौर उम्मीदवार दर्ज है। आज चुनाव आयोग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर बूथ पर पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती है। पिछली बार हर बूथ पर 4 जवान थे। इसके साथ साथ पिछली बार कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें बूथ तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इसके लिए आज चुनाव आयोग ने 30 क्विक रिस्पॉन्स टीमें बनाई हैं ताकि जैसे ही शिकायत मिले तुरंत उस पर एक्शन हो, उसका निपटारा हो। पिछली बार ईवीएम के साथ भी छेड़खानी के वीडियो सामने आए थे। उम्मीदवार के नाम के आगे टेप लगा दिया गया, कई जगहों पर इत्र लगा दिया गया। इन सारी शिकायतों के बाद 2 मई को चुनाव रद्द किया गया और अब आज दोबारा वोटिंग हो रही है।
साउथ 24 परगना के फॉल्टा विधानसभा में इस वक्त रीपोलिंग चल रहा है और हम लोग इस वक्त है हासिम नगर हाई स्कूल पर और यहाँ पर पोलिंग जो है वो पोलिंग चल रहा है। सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो चुका है और जैसे कि यहाँ पर धीरे धीरे लोग भी आ रहे हैं, वोटर्स आ रहे हैं और अपने वोट डाल रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे वोटर्स भी है, उनसे बातचीत करेंगे। ভোট দিয়েছেন? হ্যাঁ ভোট দিয়েছি। একটু কই আপনার ভোটার কার্ড কোথায় দেখান? ভোটার কার্ড আচ্ছা, ঠিক হয়েছে ভোট? ভোট এবারে ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, আগে কি হয়নি, কেউ ওখানে বলার লোক নেই তো যে ওইতে দেবে এতে মারবে, চোখ বার করে করে বলবে, নাহলে তোমাদের দেখে নেবো। কারা বলতো এগুলো? ওগুলো তৃণমূলের লোকেরা বলতো, যারা সব ওখানে বসতো এসাই বলতো, আর কই নেই। तो ये आंटी का कहना है कि पिछले जब वो वोट डालने आते थे तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और डराया जाता था, उनके घर पर घुसकर डराया जाता था। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आ जाते हैं यहाँ पर। दादा की नाम अपना? हमारा नाम कृष्ण चंद्र कौर। अच्छा, इस बार क्या ठीक तरीके से वोट डाल पा रहे हो आप? 20-30 बार 40 बार से आगे से ये जो वोट हुआ ना, बढ़िया से वोट हो रहा है। हाँ, ये जो वोट हो रहा है जिंदगी में भूलेगा नहीं। कोई गंजम फेंजम हुआ नहीं। पहले क्या होता था? पहला बहुत मारपीट, बहुत मराठा बहुत ये होता है। तो डर से घर से नहीं निकलता है, हम लोग घर से नहीं निकलते थे। नहीं। ये जो वोट हो रहा है, ये जो आज के जो वोट, ये वोट ভালো হচ্ছে। अच्छा, ठीक हो रहा है अभी ना? हाँ, ठीक हो रहा है। कौन डराता था आप लोगों को? टीएमसी, मोदी नॉय, ममता। हाँ, वो लोग बहुत लोग है। हाँ, इतना बड़ा बड़ा सब की सब है, सब डराता है, मार देता है, इसलिए नहीं बेरहता नहीं है। ভোট ডালনে পাতে थे पहले? ये আজকের ভোট আজকে দিচ্ছে, আগেবারে দিচ্ছে, ভালো ভোট হচ্ছে। হ্যাঁ, दादा का कहना है कि अभी वोट तो ठीक ठाक तरीके से हो रहा है, लेकिन इससे पहले ये वोटिंग ठीक ठाक से नहीं डाल पाते थे वो लोग और काफी डर का माहौल था। यहाँ पर सुबह से जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर कतारें लग रही है और महिला पुरुष सभी अपने वोट डालने आ रहे हैं, मतदान करने आ रहे हैं और यहाँ पर भारी सुरक्षा की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। सीआरपीएफ यहाँ पर है, केंद्रीय बल यहाँ पर मौजूद है सभी के लिए और यहाँ पर जितने भी वोटर्स हैं उनसे थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। তখন বলতেন সব নেতা মন্ত্রীরা ঠিক করে কারা বলতো এগুলো? টিএমসিরা। আচ্ছা, এখন এখন বিন্দাস, কোনো ব্যাপারই না, স্বাধীনভাবে দিচ্ছি। तो यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि पहले डर डर के वो वोटिंग सेंटर तक आते थे और आने के बाद काफी उन्हें डराया जाता था, इस वजह से वो पहुंच भी नहीं पाते थे कभी कभार। यहाँ पर और भी दीदी है। दीदी क्या नाम है आपका? মিতুন মাইতি। क्या होता था पहले? আগে খুব গন্ডগোল হতো, 21 সাল থেকে ভোট দিতেই দেয়নি, নিজেরাই দিয়ে নিয়েছে, আর বাড়ি থেকে আসতেই দেয়নি। 2021 में वोट डाले थे आप? হ্যাঁ, 21 से वोट दिए? না 21 ওরা নিজেরাই দিয়ে নিয়েছে, আমাদের দিতে দেয়নি। आपने वोट नहीं डाला? না না। आपका वोट किसने दिया? আপনার ভোট কে দিয়েছে? কে দিয়েছে কি করে জানবো, বলেছে ভোট হয়ে গেছে বাড়ি চলে যাও, চলে গিয়েছি। এখন নিজেরা দিতে এসেছে, আগের বারেও নিজে দিয়েছি, এখনো দিতে এসেছি। तो ये दीदी का कहना है कि 2021 साल में भी वो वोट नहीं डाल पाया था और वो जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद उन्हें कहा गया कि उनका जो वोट है वो वोट डाल दिया गया है, आप वापस अपने घर चले जाओ। और ऐसे ही डर का माहौल यहाँ पर कायम करके रखते थे पिछले सत्ताधारी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के जितने भी गुंज है उनके खिलाफ ऐसे ही आरोप लगातार लग रहा है। और इस वक्त ये थोड़ा विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है और इसी सुरक्षा के बीच इस जगह पे वोटिंग चल रहा है, क्योंकि पिछले बार यानी कि 29 अप्रैल को इसी जगह पे वोटर सभी ये आरोप लगाए थे कि उनका वोट डालने से मना किया जा रहा है, उनका खुद का वोट खुद नहीं डाल पा रहे और जिस वजह से वो रीपोलिंग के लिए लगातार गुहार लगाते गए। उसके बाद चुनाव आयोग से ये रीपोलिंग करवाया जा रहा है आज और आज शांतिपूर्वक तरीके से फॉल्टा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग बूथ पे वोटिंग चल रहा है। तो बिंदास तरीके से लोग वोट दे रहे हैं। खुद ये मतदाता कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि 40 साल बाद ऐसा मौका है कि उनको वोट देने का मौका मिला, कुछ कह रहे हैं कि हमने तो पिछली बार अपना वोट ही नहीं डाला था, किसी और ने वोट डाल दिया था। तो ओंकार आप बताएंगे कि ओंकार कुछ लोगों से और बात कीजिएगा कि उनके मन की बात हम जानना चाहते हैं कि उनके लिए कितना यहां पर अलग महसूस कर रहे हैं इस बार वोटिंग करते हुए। और दूसरी चीज है कि जहांगीर खान का अपने आप को विड्रॉ करना इन चुनावों पर किस तरह से असर डाल रहा है या डाल चुका है।
देखिए इस वक्त हम लोग जहाँ पर मौजूद है ये जहांगीर खान का घर का इलाका है और जहांगीर खान का घर के सामने जो पोलिंग बूथ है इस बूथ पर हम लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर वोटरों की लाइन यहाँ पर लगाई हुई है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इधर आके बातचीत करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर लंबी कतार देखने को मिल रहा है और यहाँ पर लोग भी है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? बिलाल खान। पहले क्या होता था, अभी वोट डाल पा रहे हो? पहले जैसा वोट डाल रहा था ऐसा भी सेम काम है। अभी सही है? सही है। जो जितना भी सुरक्षा है, सुरक्षा पहले जैसा टाइट था अभी भी टाइट है। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? नूर बकत। अच्छा, अभी क्या हालत बने हुए हैं? अभी अच्छा है, पहले भी अच्छा था। अच्छा, हाँ। अभी तो ये जहांगीर खान जो था वो तो विड्रॉ कर लिया है, इसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग हैं, महिलाएं भी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आ जाते हैं अंदर। दीदी क्या नाम है? थोड़ा इधर कैमरे में देख के बोलिए, क्या नाम है आपका दीदी? मौसमी दास। अच्छा, यहाँ पर क्या हालात पहले बनता था, अभी क्या हालात बने हुए हैं? तो chaos and women insecurity, it's सिक्योर नहीं था ना महिला? अच्छा, बांग्ला में बोलिए आप। তো এখানে উইমেন সিকিউরিটি বা সোশ্যাল ক্যাওস এটা অনেকটাই রয়েছে। জাহাঙ্গীরের এলাকা এটা বলে এখানে দবদবা ছিল। হ্যাঁ নো কমেন্টস, সরি। কি নাম দিদি আপনার? স্বপ্না দাস। কি অবস্থা এখন? ভালো অবস্থা। ভোট দিতে পারছেন? হ্যাঁ। আগে কি হয়েছিল? আগের বারে এখানে ভালোভাবে ভোট হয়েছিল, কিন্তু এর আগের যে ভোটগুলো হতো মানে আমাদের দিত না। আচ্ছা, ভোট দিতে দিত না? কারা দিতে দিত না? এবারে লোকেরা, এবার কে কোন দলের লোক আমি বলতে পারবো না। আচ্ছা, এখন কি অবস্থা? এখন ভালো অবস্থা। আচ্ছা, জাহাঙ্গীর খান তো উইথড্র করে নিয়েছে। আমি ওসব জানি না। तो यहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिल रहा है और महिला जो कह रहे हैं कि उनके मन में काफ़ी सारे डर था और इस डर के वजह से वो चुनाव में भाग नहीं ले पाते थे और इनसिक्योर फील करते थे खुद को। यहाँ पर टेक्निकल कारण के वजह से हम लोग घुस नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें दिखने को मिल रही है, वो थोड़ा सा पहले दिखाएंगे। और इसके बगल में ही जहांगीर खान के घर लेकिन हालांकि इस वक्त जहांगीर खान वो अपने घर पर नहीं है, ऐसे ही अभी तक खबर मिल पा रहा है। एक बार यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा अमित थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से अमूमन कुछ ही मीटर दूरी पर जहांगीर खान का घर है, उस घर पे भी हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या घर पर है, इलाके में है, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है और अभी रिपोलिंग किया जा रहा है। हालांकि वो अपने चुनाव से विड्रॉ कर लिया है। मैं एक बार पहुंचने की कोशिश करूंगा। इसी सामने नजदीक पे उसका घर भी है। तो ये है जहांगीर खान का घर जो ये बन रहा है। ये घर थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यही है जहांगीर खान का घर। तो फिलहाल तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है और कोई है भी नहीं। तो जैसे कि वो अपना दबदबा कायम करके रखते थे इस जगह पे, वोटरों को डराते थे। ऐसे ही आरोप साफ नजर ही आ रहा था। आपने अभी जिस महिला वोटर से बात की उन्होंने तो साफ कह दिया ना, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इशू है, उनको पहले डर लगता था, लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने जहांगीर खान का नाम लिया, वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। तो साफ नजर आता है कि कितना खौफ रहा है यहाँ पर। लेकिन इन्हीं वोटर्स की बातचीत सुनकर अब ये भी तस्वीरें साफ हो गई हैं कि जरा ये इलाका दिखाइए। स्वतंत्र रूप से चुनाव देने के लिए वो पहुंचे। पूरा इलाका आप दिखाइए, तस्वीरों में हम देख रहे हैं आप जहांगीर खान के घर की तरफ पहुंचे हैं। इलाका दिखाइए, समझाइए किस तरह का इलाका है। जी देखिए, ये जहांगीर खान का ये जो घर है, ये बन रहा है। ये जहांगीर खान का घर है। फिलहाल तो घर पर कोई नहीं है क्योंकि घर पे ताला लगा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ताला लगा हुआ है फिलहाल, लेकिन जहांगीर खान कहाँ है? जो अपने आप को पुष्पा कहते थे,
वो जहांगीर खान फिलहाल कहाँ है, यही इलाके के लोगों को पता नहीं है। और इलाके के लोगों से बातचीत करने के जब कोशिश कर रहे वो भी नहीं बता पा रहे कि वो इस वक्त कहाँ पर है। हालांकि उनके घर के पास कुछ ही मीटर दूरी पे पास जो बूथ है, उस बूथ पे लोग खुलकर वोट कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई है और जो डर का माहौल था, वो डर का माहौल फिलहाल निकल गया है लोगों के मन से और लोग खुलकर बात भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ खुलकर वोटिंग भी डाल रहे हैं। अच्छा, साथ में ओंकार आप थोड़ा सा और बाहर निकल के इस जगह भी दिखाइएगा, क्योंकि आसपास अगर कुछ आपको लोग मिल जाए तो पूछेगा कि जहांगीर खान आखिरकार कहां पर है, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं। और किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर, क्या जहांगीर खान का दबदबा अभी भी कायम है, क्या हालात हैं? जरा जगह भी दिखाइए, लोगों से जरा बात करने की कोशिश कीजिए। आसपास कुछ लोग नजर आए थे वहां दुकान पर। देखिए, मैं तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ जगह है यहाँ पर जहाँ पर लोगों का कहना है कि वो लोग खुलकर इस वक्त वोट तो कर रहे हैं। ये इलाका है जहांगीर खान, जो अपने आप को पुष्पा बोलते थे और वो अपने चुनाव से अपने जो उम्मीदवार से वो विड्रॉ कर लिए हैं। और यहाँ पर थोड़ा बूथ के सामने पहुंचते हैं हम लोग और बूथ के सामने के पहुंच के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। দিদি ভোট দিচ্ছেন কি? ঠিক আছে, এবার আগে কি ভয় লাগতো না? আগে ভয় লাগতো না। আচ্ছা, জাহাঙ্গীর খান তো এবার ভোট থেকে উইথড্র করে নিয়েছে, কি বলবেন? हम तुम्हारे হ্যাঁ, मतलब बीजेपी दे दो, बीजेपी दे ही देवे। अच्छा, तो देखिए, आप लगातार वोटर्स से बात कर रहे हैं। जहां पर पोलिंग सेंटर बना है उसके ठीक बगल में जहांगीर खान जो टीएमसी प्रत्याशी हैं उनका घर भी है, लेकिन उनकी तरफ से ये पहले ही कह दिया गया था कि इस चुनाव का वो हिस्सा नहीं रहेंगे, विड्रॉ कर रहे हैं खुद को। लेकिन बतौर मतदाता क्या वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और शाम तक जब वोटिंग कंप्लीट होगी तो इससे भी पर्दा उठेगा। बहुत शुक्रिया आपका ओंकार सरकार, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी आज एक बार फिर से एक्शन में दिखने वाली है। टीएमसी आज पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही है। कि प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हो रहा है। टीएमसी आज कई जगहों पर प्रदर्शन के साथ साथ चक्का जाम की भी तैयारी में है। ये प्रदर्शन बालीगंज और सियालदह समेत 3 जगहों पर होगा। इस बीच अभिषेक बनर्जी पर दर्ज एफआईआर रद्द कराने वाली याचिका पर भी आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अभिषेक बनर्जी पर बंगाल विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का भी आरोप है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने ये मामला है जो सुनवाई होगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें हर तरफ से बढ़ती जा रही हैं। अभिषेक बनर्जी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर मिल रहे नोटिस से इतने बौखलाए कि विधायकों को प्रोटेस्ट के काम पर लगा दिया। वहीं बर्धमान से टीएमसी नेता अनीसुर रहमान को तोलाबाजी और मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। टीएमसी सांसद माला रॉय को भी कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा है। उन पर चुनाव के बाद टॉलीगंज इलाके में माहौल खराब करने का आरोप है। कोर्ट ने माला रॉय और उनके बेटे को 1000 के बॉन्ड पर जमानत दी। इन कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ टीएमसी के निशाने पर शुभेंदु तो हैं ही, आज पार्टी ने सड़कों पर उतरने की भी तैयारी कर रखी है। टीएमसी विधायक एक दिन पहले ही धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं और अब आज टीएमसी बालीगंज और सियालदह समेत कई जगहों पर प्रदर्शन कर सकती है। टीएमसी का ये प्रोटेस्ट बंगाल में जगह जगह बुलडोजर एक्शन के खिलाफ होगा। टीएमसी प्रोटेस्ट करके इसीलिए दबाव बनाना चाहती है क्योंकि अभिषेक बनर्जी को कोलकाता नगर निगम के नोटिस की मियाद खत्म होने पर 26 मई को अभिषेक के कालीघाट मार्ग वाले मकान पर पीला पंजा चल सकता है। अभिषेक बनर्जी का शांति निकेतन 188A वाला बंगला, जो कभी बंगाल की सियासत का पावर सेंटर हुआ करता था, अब ये घर कोलकाता म्युनिसिपल के निशाने पर है। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने बिना परमिशन के अपने घर में अवैध निर्माण कराया है। कोलकाता नगर निगम के नोटिस के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के घर शांति निकेतन में स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के अलावा भी निर्माण कराया गया है। घर में बिना इजाजत लिफ्ट और मूविंग स्टेयर्स लगाए गए हैं।
कि एएमसी के अधिकारी दो अलग अलग मकानों के नियमों के खिलाफ जाकर आपस में मिलाने की मामले की भी जांच कर रहे हैं। सांसद अभिषेक बनर्जी को अभी 17 अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा गया है, लेकिन जांच के दायरे में उनकी 24 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से 14 संपत्तियां लीव्स एंड बाउंड्स कंपनी के नाम पर हैं, 4 खुद अभिषेक बनर्जी के नाम पर हैं और 6 उनके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 43 संपत्तियों की एक लिस्ट भी सर्कुलेट हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इनमें कई संपत्तियां अभिषेक बनर्जी के परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के नाम पर है। और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार आने के बाद जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे पर एक्शन है, तो लंबे समय से लंबित मुद्दों पर धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पहले चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपी, वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से खदेड़ने के लिए सीएए कानून को भी बंगाल में लागू करने का ऐलान कर दिया। यानी अब बंगाल से घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीएसएफ के हवाले चिकन नेक, घुसपैठियों की एंट्री पर फुल स्टॉप। We are ready to hand over 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड। घुसपैठियों पर सबसे बड़ी चोट, बंगाल में सीएए को हरी झंडी। आज থেকে আমরা এই আইন কার্যকর করলাম। एक्शन पर एक्शन, बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल छोड़ो। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री पर लगाम लगाने और बंगाल में मौजूद बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन के अंदर ही वो काम कर दिया जिसे ममता बनर्जी ने 12 साल से लटका कर रखा था। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी में चिकन नेक वाले इलाके में 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंप दी। तो दूसरी तरफ बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने का भी ऐलान कर दिया। साथ ही शुभेंदु ने बंगाल से अवैध विदेशी घुसपैठियों को फौरन बांग्लादेश डिपोर्ट करने का भी ऑर्डर दे दिया। সিএ এর অন্তর্ভুক্ত যারা, অর্থাৎ সিএ তে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सीएए कानून को लागू करते हुए ये भी बताया कि कौन लोग इसके दायरे में आएंगे और कौन नहीं। सीएए के तहत इसमें शामिल समुदायों के नाम बताए गए हैं। जो लोग 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं वो सुरक्षित हैं और पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं ले सकती। नागरिकता कानून के तहत आने वाले समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं, जो कट ऑफ तारीख से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए थे। जो लोग इस कानून के तहत नहीं आते उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के लीडर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। इसके साथ ही बीजेपी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में भी जुट गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने दिल्ली के तिकड़ी थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। अभिषेक दुबे ने दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आज तमिलनाडु में मंत्रिमंडल विस्तार है। सुबह 10 बजे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। 23 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। वीसीके से एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा।
वहीं मुस्लिम लीग के कोटे से आज मंत्री नहीं बनेगा। तो आप बता दें 23 विधायक आज शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें वीसीके का एक मंत्री बनेगा और इसके अलावा मुस्लिम लीग के कोटे से आज कोई भी मंत्री नहीं बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का सफल दौरा कर भारत वापस लौट आए हैं। ये भारत लौटते हुए की विमान से उतरते हुए की तस्वीरें आपके सामने है। आपको बता दें कि इस दौरे के अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे थे, जहां वहां के प्रधानमंत्री मेलोनी के अलावा वहां के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और दोनों ही देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने को लेकर फोकस किया गया। इसके अलावा वो तस्वीरें भी आपने देखी जो नॉर्वे के अलावा नीदरलैंड से सामने आई थी, यूएई से सामने आई थी। अगर इस पूरे दौरे की बात की जाए तो जिस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ये दौरा किया, वो बहुत सफल साबित हुआ है। चाहे हम उस कॉरिडोर की बात करें जो भारत से यूरोप के ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर और सुगम बनाएगा, उस कॉरिडोर को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा गैस को लेकर कई एग्रीमेंट्स यूएई के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र। खबर मुंबई के बांद्रा इलाके से, जहां कल अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया था और अब पुलिस का पथराव करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई। कुछ स्थानीय नेताओं ने घटनास्थल पर जाकर रील तक शूट करवाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और इसी आधार पर ऐसे लोगों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। अब तक 10 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। पथराव में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं।